Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you poem number 5 of class 12th, which is Aunt Jennifer's Tigers. Alright, though it is number 6th poem, but you know that because of COVID-19 poem number 5th, that is the roadside stand has been removed, delete कर दी गई है, तो अभी ये मैं 5 ही कह रहा हूँ इसको. Alright, Aunt Jennifer's Tigers. It is composed by Adrienne Rich. Who is the poet of the poem? Adrienne Rich. Adriennerich. Let us know something about Adrienne Rich first of all. Then I will summarize the poem. Then I will explain it in a detail. Then after that we can analyze the poem. यानी अच्छे से analyze भी करेंगे. See, Adrienne Cecil Rich, May 16, 1929 to March 27, 2012. यानी कि हाल ही में, यानी 8 साल पहले ही एक्सपायर हुई हैं. देखिए, born in May 16, 1929. कब पैदा हुई थी? May 16, 1929 को, and died in March 27, 2012. March 27, 2012. Recognized as one of the world's most distinguished poets, यानी दुनिया के जितने भी डिस्टिंग्विश पोएट्स उनमें से एक थी. वॉज बोर्न इन बॉल्टिमोर मैरीलैंड इन यूएसए. कहाँ पर पैदा हुई थी? बॉल्टिमोर मैरीलैंड यूएसए में. रिसिपेंट ऑफ अ नंबर ऑफ अवार्ड्स इंक्लूडिंग द 1996 टैनिंग अवार्ड. यानी 1996 में इनको क्या मिला था? टैनिंग अवार्ड मिला था. 1996 में. फॉर मास्टरी इन द आर्ट ऑफ पोइट्री. किसके लिए मिला था? फॉर मास्टरी इन द आर्ट ऑफ पोइट्री के लिए मिला था इनको द लेनन फाउंडेशंस 1999 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. यानी लेनन फाउंडेशन ये LA है, ई नहीं, LANNAN, लेनन फाउंडेशन 1999. यहाँ पर चाहो तो अपॉस्ट्रोफी लगा के ऐसे लगा लो. लेनन फाउंडेशंस 1999 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. क्या था ये? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ऑलराइट. द कॉमनवेल्थ अवार्ड इन लिटरेचर, द नेशनल बुक अवार्ड एट्सेट्रा. हर क्लेम टू फेम वॉज एस्टेब्लिश्ड by her feminist idea. You know, since Aunt Jennifer is known for her feminist idea. किसके लिए जानी जाती है? feminist ideas के लिए जानी जाती है. The poem that we are going to study is also a feminist poem. यानी Aunt Jennifer's Tigers, it is also a feminist poem. कैसी poem है? feminist poem है. And her wide involvement in contemporary women's movement both as poet and as a theorist. यानी उसके movement के लिए जानी जाती है जो उसने किसके लिए किए थे? कंटेम्परेरी वुमेंस मूवमेंट के लिए जानी जाती है. किसके रूप में? पोइट के रूप में, थियरिस्ट के रूप में. हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री अ चेंज ऑफ वर्ल्ड. यानी पहला पोइट्री का कलेक्शन आया था ऑन जेनिफर का. कब आया था? अ चेंज ऑफ वर्ल्ड नाम से आया था. वो सेलेक्टेड बाय द रिनाउंड पोइट W.H. ऑर्डन, जिसको बड़े फेमस कवि W.H. ऑर्डन ने सेलेक्ट किया था फॉर द येल सीरीज ऑफ
यंगर पोइट्स अवार्ड। किसके लिए? येल सीरीज ऑफ यंगर पोइट्स अवार्ड के लिए W.H. ऑर्डन के द्वारा सेलेक्ट किया गया था। शी पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। समझ गए ना? यानी इसने क्या किया था कि 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री पब्लिश किए, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैन से ऑफ एंड जेनिफर, सॉरी नॉट एंड जेनिफर, एड्रिन रिच के बारे में। किसके बारे में था? एड्रिन रिच के बारे में। अब मैं हल्की सी जिस्ट आपको दे देता हूँ पोएम के बारे में। देखिए, द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर से जो वर्क शोकेसिंग क्लियरली द प्लाइट ऑफ विमेन इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। यानी ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन जेनिफर टाइगर्स, इन दिस पोएम द पोएट ऑन जेनिफर डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ विमेन इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। यानी मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में महिलाओं की कंडीशन कैसी है। दरअसल द पोएट टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड ऑफ 1950। कब के बारे में बात करती है? 1950s के वर्ल्ड के बारे में बात करती है। आज की बात करें तो सिनेरियो कैसा हो चुका है? चेंज हो चुका है। सिंस ही वॉज बोर्न इन 1629 और मार्च 7 2012 में एक्सपायर हुई, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं 1950s के वर्ल्ड के बारे में बात कर रही होगी। एक्चुअली में इन 1950s व्हाट सो हैपेंड दैट पीपल मीन्स मेल डोमिनेटेड फीमेल्स क्या करते थे? वो फीमेल्स को डोमिनेट करते थे। तो उस दुनिया के बारे में बात कर रही है कि उस टाइम पर महिलाओं की कंडीशन कैसी थी। अच्छा, इट इज़ क्रिटिकल ऑफ द मेल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स टेरिफाइंग एंड ऑप्रेसिंग ऑन जेनिफर एंड कॉजिंग हर टू क्रिएट एन अल्टरनेट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। यानी कि उसे परिवार में जो उसकी फैमिली लाइफ थी वहाँ तो उसको कोई फ्रीडम मिली नहीं थी, लेकिन उसने एक डिफरेंट वर्ल्ड देख लिया था जहाँ पर उसे क्या मिल सके? फ्रीडम मिल सके। इन विच सी लिव्स ओनली इन इमेजिनेशन। हालांकि वो फ्रीडम उसकी कैसी थी? इमेजिनरी फ्रीडम थी। अच्छा, सी फाइंड्स कंफर्ट बाय एस्केपिंग टू हर मेक बिलीव वर्ल्ड। यानी उसे थोड़ा सा क्या मिलता था? कंफर्ट मिलता था बाय एस्केपिंग टू हर मेक बिलीव वर्ल्ड। अपने खुद के द्वारा बिलीव किए गए वर्ल्ड में जाने से उसे कंफर्ट मिलता था। द 3 क्वाट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा। क्वाट्रेन्स क्या होती है? 4 लाइन स्टैंजा को क्वाट्रेन कहते हैं। एक्सपोजेज द डिप्रेसिंग इफेक्ट ऑफ मेल डोमिनेटेड ओवर फीमेल। क्या व्यक्त करते हैं? मेल के डोमिनेशन को फीमेल पर दर्शाया गया है। द वुमन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द डीप कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बॉन्डेज। यानी एग्जिस्टेंस के लिए महिला किस तरीके से संघर्ष करती है, एंड द डीप कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बॉन्डेज, और दोनों के बीच में बॉन्डेज को लेकर के कैसे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दैट हैव गिवन राइज टू जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑल्सो हाईलाइटेड बाय द पोइट। यानी इसमें जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है पोइट के द्वारा। अच्छा, ऑन जेनिफर्स द सेंट्रल फिगर इन द पोएम। यानी प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोएम इज ऑन जेनिफर। कौन है? ऑन जेनिफर है इस पोएम की जो प्रोटैगनिस्ट है वो। इज टोटली विक्टिमाइज्ड बाय द फिजिकल। यानी इसे क्या कर रखा है? टोटली विक्टिम हो रखी है। किसकी? बाय द फिजिकली एब्सेंट अंकल हु इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेडिंग बैंड। फिजिकली तो वो एब्सेंट है, लेकिन हरदम जो वेडिंग बैंड जो पहने हुए है ना, वेडिंग बैंड हियर रिप्रेजेंट्स द रिंग। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं जब पोएम को एक्सप्लेन करूँगा ना तो इसका सिंबल बताऊँगा और इसके इस आंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन। अच्छा, द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम हाईलाइट्स ऑन जेनिफर्स फियर्स। किसको हाईलाइट करता है? ऑन जेनिफर के फियर को हाईलाइट करता है। द सेकंड हर इम्प्लाइड स्लेवरी एंड द थर्ड हर ऑर्डिल इन लाइफ। यानी तीसरा स्टैंजा जीवन में उसकी जो ऑर्डिल है उसको एक्सप्रेस करता है। थ्रू द पोएम द पोएट हाईलाइट्स द स्ट्रगल इनजस्टिस। स्ट्रगल को हाईलाइट करते पूरी की पूरी पोएम में इनजस्टिस जो उसके साथ में हो रही है। ऑपरेशंस एंड अपेरेंटली अपर मिडिल क्लास वुमन हु कैन एक्सप्रेस हर डिजायर फॉर फ्रीडम ओनली इन हर आर्ट। यानी जो अपर क्लास की जो महिलाएं होती थी उस टाइम पर वो आर्ट के थ्रू ही अपनी डिजायर ऑफ फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकती थी। वो बोल के कर ही नहीं सकती थी, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ, दे कुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ देयर हस्बैंड्स। बोल ही नहीं सकती थी मेल काउंटर पार्ट के सामने, इतना डर लगता था। द पोएम इज मिस्टिफाइड ट्रेजेडी फॉर वी डू नॉट नो व्हाट टेरर्स ऑन जेनिफर हैड टू लिव विद। यानी मिस्टिफाइड ट्रेजेडी है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ऑन जेनिफर के साथ में कौन सा टेरर था जिसके साथ में वो जीती थी। टॉर्चर्ड एंड टेरोराइज्ड बाय द मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, ऑन जेनिफर रिकॉइल्स विद इन एंड सीक्स कंफर्ट इन हर आर्ट। यानी अपने आप को समेट लेती है और कंफर्ट फाइंड आउट करती है अपनी आर्ट में।
विच इज़ बोथ अ मीन्स ऑफ एस्केप फॉर हर, जो उसके लिए क्या है, मीन्स ऑफ एस्केप है, एंड कंपेंसेशन फॉर द लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, और जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो हनन हुआ है ना वो भी है, उसके लिए क्या है, कंपेंसेशन भी है, यानी कि क्षतिपूर्ति भी है उसके लिए। नाउ लेट्स बिगिन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। स्लोली, बिल्कुल बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ना, छोटी पोएम है बट इट इज़ कॉन्सेप्चुअल, ऑलराइट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ अ फेमिनिस्ट पोएम। कैसी है, फेमिनिस्ट पोएम है दैट टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ विमन, जो महिलाओं की जो कंडीशन है ना, दुर्दशा कह सकते हैं, उसकी बात करती है। और मोर ओवर ये इस बात को भी बताती है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि महिलाओं का थोड़ा सा उत्थान हो सके, और महिलाएं किन किन चीज़ों से परेशान रहती हैं, और किस तरीके से 1950s के टाइम पर महिलाओं को जो है टॉर्चर किया जाता था बाय देयर मेल काउंटर पार्ट्स। किसके द्वारा, मेल काउंटर पार्ट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हम अब देखेंगे। बेटर टू ओपन योर बुक। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen। यानी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता दूं पोएम के बारे में कि आंट जेनिफर ने एक पैनल के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर टाइगर्स की पिक्चर बनाई है। किसकी पिक्चर बनाई है, टाइगर्स की पिक्चर बनाई है। एंड द टाइगर्स सीम टू रन फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर इन द पैनल। यानी उस पैनल में टाइगर्स ऐसा लग रहा है कि दे आर एक्चुअली प्रेंसिंग फ्रॉम वन एंड टू द स्क्रीन टू द अदर एंड ऑफ द स्क्रीन। यानी स्क्रीन के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक टाइगर्स क्या कर रहे हैं, प्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, प्रेंस का मतलब होता है टू मूव क्विकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेंस, टू मूव क्विकली, ठीक है। यानी जंप भी कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, जंप, एक तरीके से छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये टाइगर्स कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दिस टाइगर्स आर सीन इन द पैनल दैट आंट जेनिफर हरसेल्फ हैज क्रिएटेड। यानी जो आंट जेनिफर ने खुद ने क्रिएट किए हैं। एक्चुअली में शी हैज क्रिएटेड हर इमेजिनेशन वर्ल्ड, एंड थ्रू द इमेजिनरी वर्ल्ड शी जस्ट एस्केप्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड बिकॉज शी फाइंड्स कंफर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। सिंस, यानी कि क्योंकि उसे अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में कंफर्ट मिलता है, इसीलिए उसने अपने लिए एक कंफर्टेबल वर्ल्ड क्रिएट किया है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यानी टाइगर्स आर ब्राइट टोपाज। ब्राइट होता है अ स्टोन ऑफ अ येलोइश ब्राउन कलर। ब्राइट टोपाज। तो टोपाज क्या होता है, वैसे तो हिंदी में हम बोलते हैं इसे पुखराज। क्या बोलते हैं, पुखराज। अगर यहाँ देखा जाए तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, अ स्टोन ऑफ येलोइश कलर। कैसे कलर का है ये, येलोइश ब्राउन कलर का है, ठीक है। यानी इन हिंदी वी कॉल इट पुखराज। क्या कहते हैं, पुखराज। तो फिर से देखिए लाइन को, यानी आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ स्क्रीन। यानी आंट जेनिफर्स टाइगर्स सीम टू प्रेंस फ्रॉम द वन एंड ऑफ द स्क्रीन टू द अदर एंड ऑफ द स्क्रीन। दे आर जस्ट लाइक द topaz and they are the denizens of the green forest. Now see the meaning of the word denizens. Denizens means inhabitants. What is the meaning of denizens? Inhabitants. And world of green means forest की बात कर रहा है। क्या मतलब है, फॉरेस्ट, ठीक है। They do not fear the man beneath the tree. They do not fear the man beneath the tree. They patiently seek certainty. Tigers do not afraid the man who is standing under the tree.
दे पेस इन स्लीक सिवेलिक सर्टेनिटी। स्लीक यानी एलिगेंट, एलिगेंट स्टाइल में। क्या मतलब है स्लीक का? ELEGANT, एलिगेंट। यानी टाइगर्स मूव इन द पैनल इन एन एलिगेंट स्टाइल एंड दे डू नॉट अफ्रेड द मैन बीनीथ द ट्री। यानी जो ट्री के नीचे जो ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है, इंसान खास करके मैन खड़ा हुआ है, यानी कि एक मेल बंदा खड़ा हुआ है, उससे उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। नाउ देयर मे बी वन कन्फ्यूजन इन योर माइंड कि सर एक बात बताइए कि टाइगर जो है इंसान से डरता कब है? सी, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। सिंस हियर इन द फर्स्ट स्टैंजा द टाइगर्स रिप्रेजेंट ऑन जेनिफर। टाइगर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑन जेनिफर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थ्रू द पिक्चर ऑफ द टाइगर ऑन जेनिफर सीक्स फ्रीडम लाइक टाइगर्स। यानी वो ये कह रही है कि जिस तरह की फ्रीडम टाइगर्स के पास है, जिस तरह की पावर टाइगर्स के पास है, सेम पावर शुड बी गिवन टू द विमन सो दैट द विमन मे नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री। यानी कि महिलाओं के पास भी उतनी ताकत हो, उतनी शक्ति हो कि वो जो है इंसान यानी कि मेल से, यानी कि अपने काउंटर पार्ट से खास करके डरे नहीं किसी भी कीमत पर, उनको डरना नहीं है। तो फिर सुन लिए लास्ट टू लाइन्स को, देखिए। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। यानी महिलाओं को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया जेनिफर ने? टाइगर्स के द्वारा। यानी कि जैसे कि टाइगर डरते नहीं है किससे? मेल से, जो ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, ठीक है। दे पेशेंस लिक सिवेलिक सर्टेनिटी। यानी देखिए सिवेलिक होता है गैलेंट या ब्रेवरी कह सकते हैं। दे मूव इन एलिगेंट स्टाइल विद ब्रेवरी, यानी बहादुरी के साथ वो जो है घूम रहे हैं फ्रॉम द वन एंड ऑफ द स्क्रीन टू द अदर एंड ऑफ द स्क्रीन। द सेम काइंड ऑफ फ्रीडम ऑन जेनिफर विशेस टू हर सेल्फ एंड मोर ओवर फॉर ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड दोज हु आर being tortured by their male those who are being tortured by their male counterparts। यानी जिनको उनके हस्बैंड के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, उन सब के लिए ऑन जेनिफर कुछ ऐसी ही दुनिया चाहती है, कुछ ऐसी फ्रीडम चाहती है, कुछ ऐसी पावर चाहती है। गॉट इट? तो तभी मैं कह रहा था ना कि द पोएम इज फेमिनिस्ट। इट टॉक्स अबाउट फेमिनिस्ट आइडी। फेमिनिज्म किसकी बात करती है? फेमिनिज्म की बात करती है। सी, द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज द ड्रीम ऑफ ऑन जेनिफर। क्या है? ऑन जेनिफर्स ड्रीम है। नाउ लेट्स बिगिन सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा रियलिटी है। क्या है? रियलिटी ऑफ ऑन जेनिफर। तो देखिए सेकंड स्टैंजा में एक्चुअल में कैसी है, कंडीशन कैसी है ऑन जेनिफर की? ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। यानी बीइंग नर्वस एंड टेरोराइज्ड टेरिफाइड। ऑन जेनिफर कैसी है? नर्वस है एंड अफ्रेड है। हर फिंगर्स फ्लटर थ्रू हर वूल। उसकी उंगलियां क्या हो रही हैं? वूल को निटिंग करते टाइम। मैंने आपको बताया था ना कि ऑन जेनिफर क्या कर रही है? ऑन जेनिफर इज मेकिंग मीन्स सी इज निटिंग द पिक्चर्स ऑफ द टाइगर्स ऑन द पैनल एंड व्हाइल निटिंग द पिक्चर्स ऑफ द टाइगर हर हैंड्स आर हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ हर हस्बैंड, कि कहीं उसका हस्बैंड ना देख ले तो उसको डांट देगा या उसमें पीटा पाटी कर देगा। ठीक है। सो हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। यानी जो आइवरी नीडल है ना, आइवरी नीडल एक लाइट वेटेड होती है जिससे कोई भी महिला निटिंग वर्क करती है, बुनाई करती है। ठीक है। तो वो उसको कैसा लग रहा है? फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। उससे यानी वो इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है कि आइवरी नीडल भी उसे कैसी लग रही है? बहुत भारी भरकम सी लग रही है और वो उससे चलने में ही नहीं आ रही है। बिकॉज यू नो शी इज अफ्रेड, शी इज नर्वस। कैसी है वो? नर्वस है। इसीलिए आइवरी नीडल उसे कैसी लग रही है? हार्ड लग रही है चलाने में। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड आयरनिकल स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पर वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट करता है किसको? रिंग को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिंग को। सिंस रिंग इज द सिंबल ऑफ द मैरिज, वेडिंग का सिंबल है। लिटरल अगर देखा जाए तो रिंग इज द सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट वन शुड हेल्प वन अनदर। यानी कि मैरिज क्या है? बॉन्ड ऑफ टू हार्ट्स है। ठीक है। इट शोज लव एंड अफेक्शन। बट यहाँ पर कैसा हो चुका है? मैसिव हो चुका है। मैसिव का मतलब होता है हैवी। कैसा? वेरी लार्ज, हैवी। हैवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स
हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि आंट जेनिफर इज एनसर्कल्ड विद द हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर मैरिटल लाइफ। यानी ये जो वेडिंग बैंड है, जिस तरह से वेडिंग बैंड जो है शेप में राउंड होता है, ऐसे ही आंट जेनिफर जो है क्या हो रखी है, घिरी हुई है किसमें, अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो ये जो लाइन है ना आपकी, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, इसमें आपकी आयरनी है। क्या है, आयरनी है, क्योंकि जो वेडिंग बैंड होता है, वेडिंग बैंड इज अ सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन। किसका सिंबल होता है, लव और अफेक्शन का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गया उसके लिए, बर्डनसम बन गया है। कैसा बन गया है, बर्डनसम बन गया है। इसीलिए कह रहा है नरेटर कि जो वेडिंग बैंड है ना वो उसके लिए भारी भरकम सा है। कैसा है, भारी भरकम सा है। और इसीलिए लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, आयरनी है। विच वन इज देयर, आयरनी इज देयर। सो ये हो गया रियलिटी ऑफ आंट जेनिफर सेकंड स्टैंजा में। ठीक है, नाउ सी थर्ड स्टैंजा, फ्यूचर ऑफ आंट जेनिफर। एक्चुअल में आंट जेनिफर का जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा। फ्यूचर को जानने से पहले मैं एक बार सम अप कर दूं इसको, जो आपका सेकंड स्टैंजा है उसको सम अप कर देते हैं। देखिए, द रियलिटी ऑफ आंट जेनिफर्स स्टेटस इज रिवील्ड इन द सेकंड स्टैंजा, यानी सेकंड में स्टैंजा में आंट जेनिफर की रियलिटी को रिवील किया जाता है। वेयर सी इज शोन टू बी सो फीबल वीक, जहाँ पर उसे कैसा दर्शाया गया, फीबल वीक एंड एनस्लेव्ड दैट सी फाइंड्स इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इवन टू पुल थ्रू हर आइवरी नीडल विच क्रिएटिंग द पैटर्न ऑफ टाइगर्स ऑन द वूल। यानी मैंने बताया था ना कि क्या नाम है, जो पैनल के ऊपर जो टाइगर्स की पिक्चर क्रिएट कर रही है, तो वो चीज़ भी उसे कैसे लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है, क्योंकि वो कैसी है, डरी हुई है अपने हस्बैंड की वजह से। हर फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा इज हाईलाइटेड व्हेन शी फाइंड्स द बर्डन ऑफ द वेडिंग बैंड टू बी मैसिव, यानी उसका फिजिकल ट्रॉमा तब दिखाई देता है जब उसे जो वेडिंग बैंड है ना उसका वजन कितना दिखाई देता है, भारी भरकम सा दिखाई देता है। दिस सिग्निफाइज द सफोकेशन ऑफ स्पिरिट बाय द डिमांड्स ऑफ मैरिड लाइफ, यानी उसकी मैरिड लाइफ की डिमांड की वजह से उसकी सारी फ्रीडम खत्म हो चुकी है और वो कैसा फील कर रही है फैमिली में, सफोकेटेड फील कर रही है, यानी कि उसको एक्सप्रेस करने की परमिशन ही नहीं है। दैट रिक्वायर अ वुमन टू ओबे हर हस्बैंड विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। 1950s के टाइम पर क्या हुआ करता था कि बिना कोई क्वेश्चन किए उनको अपने हस्बैंड की और जो भी बड़े लोग होते थे उनकी बात को मानना पड़ता था। लेकिन आज की दुनिया जो है कैसी हो गई है, चेंज हो गई है। तो आज इस तरह से महिलाओं को कोई भी आदेश नहीं दे सकता और वो अपनी पूरी लाइफ अच्छी फ्रीडम के साथ जी रही हैं, कोई इशू ही नहीं आज की तारीख में। तो अच्छा, लास्ट स्टैंजा देखिए, व्हेन आंट इज डेड, When aunt is dead, her terrified hands will lie, यानी उसके जो terrified hands है ना, जो जीवन भर उसके पति ने उसे टॉर्चर किया था, will lie still ringed with ordeal she was mastered by, यानी there will be ring in the hand, यानी जो रिंग उसे शादी के टाइम पर उसके हस्बैंड ने दी थी वो अभी भी उसके हाथ में होगी। she was mastered by means she was mastered by her husband, यानी उसके ऊपर मालिकाना किसने दिखाया था, उसके हस्बैंड ने दिखाया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, द टाइगर्स इन द पैनल। देखिए पोएम में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द टाइगर्स रिप्रेजेंट आंट जेनिफर, किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आंट जेनिफर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट इन द लास्ट स्टैंजा दैट इज द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम, हियर टाइगर्स रिप्रेजेंट मेल वर्ल्ड, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तभी तो कह रही है, देखिए एड्रियन रिच, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, यानी जो पैनल के अंदर टाइगर्स बनाए हैं ना, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, यानी कि आंट जेनिफर के मर जाने के बाद भी कोई सोसाइटी का मेल मेंबर ये नहीं सोचेगा कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या थी और ये क्यों मर गई, और हमें सोसाइटी को यानी महिलाओं के बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, कोई नहीं सोचेगा। दे विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस ओनली इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में वो इसी तरीके से मूव करते रहेंगे और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट मी सम इट अप फॉर यू, सम अप कर देता हूँ। देखिए, द फाइनल स्टैंजा इज बेस्ड ऑन आंट जेनिफर्स इमीडिएट डेथ, इमीनेंट डेथ, यानी किस पर बेस है, इमीनेंट डेथ पर बेस है। द पोएट सेज दैट इवन हर डेथ विल नॉट बी एबल टू फ्री आंट जेनिफर फ्रॉम द ऑर्डील्स, यानी उसकी मौत भी जो है उसे फ्री नहीं कर पाएगी उस ऑर्डील से, दैट ओवर पावर हर ड्यूरिंग हर लाइफ, यानी जिसने उसे क्या किया गया, दमन किया गया था उसके आजीवन। द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल एंड पैट्रियार्की आर सो स्ट्रॉन्ग, यानी जो जड़ें हैं ना किसकी,
ट्रेडिशन की और पैट्रियार्की की यानी पितृसत्तात्मक समाज की जो जड़ें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट आंट विल नॉट बी रिलीव्ड इवन ऑफ दैम इवन आफ्टर डेथ, यानी कि आंट जो है उससे फ्री हो ही नहीं पाएगी इवन आफ्टर हर डेथ। हाउएवर हर क्रिएटिव एक्सप्रेशन विच ऑफर्ड हर एस्केपिंग फ्रॉम द डोमिनेटेड स्टेटस एंड एग्जिबिटेड हर इनर सेंस ऑफ फ्रीडम विल स्टे फॉर एवर, वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, यानी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द टाइगर्स दैट शी मेड ऑन द स्क्रीन, यानी जो टाइगर्स ने स्क्रीन पर बनाए हैं, विल प्रेंस प्राउडली, यानी गर्व के साथ में ऐसे ही घूमते रहेंगे, एंड फियरलेसली इवन आफ्टर शी इज गॉन, यानी इवन आफ्टर ऑन जेनिफर इज डेड, दे शैल स्टैंड फॉर द फ्रीडम दैट शी यर्नड थ्रू आउट हर लाइफ, यानी वो इस तरह से फ्रीडम को दर्शाते रहेंगे जिस फ्रीडम के लिए वो जीवन भर क्या करती रही, तरसती रही, यानी मिन्नतें निकालती रही। तो ये है आपकी एक्सप्लेनेशन एंड पैराफ्रेजिंग ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। ऑलराइट, अब एक बार हम लिटरेरी डिवाइस और देख लेते हैं कि हाउ मेनी लिटरेरी डिवाइस एंड कौन कौन सी यूज की गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके इमेजेस एंड सिंबल्स। देखिए, तो इमेजेस एंड सिंबल्स में सबसे पहला तो क्या है, टाइगर। क्या है, टाइगर। टाइगर हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ द टेरर एंड ऑपरेशन, टेरर और ऑपरेशन का सिंबल यूज किए गए हैं। अच्छा, दूसरा सिंबल है ब्राइट टोपाज, सिंबलाइजेज द ब्राइट येलोइश ब्राउन कलर ऑफ द टाइगर स्किन। अच्छा, इमेज और देखिए, इमेज ऑफ फ्लटरिंग वूल, यानी क्या हो रही है, फड़फड़ा रही है वूल को निटिंग करते समय। नेक्स्ट सिंबल है आपका अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड मैंने बता दिया, रिंग होती है। क्या होती है, रिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ पिक बनाई आपके लिए। अच्छा, रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, ये भी एक सिंबल है। एन इमेज यूज्ड बाय द पोएट टू एक्सप्रेस द स्ट्रगल्स ऑफ ऑन जेनिफर्स एंड द ऑपरेशन शी सफर्स बट नेवर एक्सप्रेसेस और कंप्लेन्स अगेंस्ट, लेकिन वो उसके लिए कभी कंप्लेन नहीं करती। रेपिटेशन भी हुआ है ऑन जेनिफर का और टाइगर्स का, यानी जहाँ पर वर्ड्स को रिपीट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम रेपिटेशन कहते हैं। अच्छा, एक और देखिए, एलिट्रेशन। देखिए, एलिट्रेशन कहाँ कहाँ पर यूज है, फिंगर फ्लटरिंग्स, कहाँ पर, फिंगर्स फ्लटरिंग में हुआ है, यानी एफ साउंड इज रिपीटेड। अच्छा, प्रेंसिंग प्राउड में पी साउंड हैज बीन रिपीटेड। और एक और है जो मैं कह रहा था ना जिसकी आपसे कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसमें कौन सी है आपकी, इसमें आपकी आयरनी है। कौन सी है, आयरनी है। और एलिट्रेशन का एक और देखिए, एलिट्रेशन का वेडिंग बैंड, सॉरी नहीं, वेडिंग बैंड में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी लिटरेरी डिवाइस हो गई। देखिए, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके पीछे, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, ठीक है। Like the first question is, why do denizens, how do denizens and Sibelic add to our understanding of the tiger's attitude? किस तरीके से वर्ड्स जो है डेनिजेंस एंड सिबेलिक हमारी अंडरस्टैंडिंग में हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं, किसके बारे में, टाइगर्स और एटीट्यूड के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो देखिए, डेनिजेंस मीन्स ब्राइट येलोइश कलर, क्या मतलब होता है, सॉरी मैं क्या कह गया, मैं उल्टा कह गया। वर्ड है आपके कौन कौन से यूज किए गए हैं, डेनिजेंस एंड सिबेलिक। तो देखिए, डेनिजेंस मीन्स इनहेबिटेंट एंड सिबेलिक मीन्स गैलेंट। डेनिजेंस का मतलब क्या बताया था मैंने, इनहेबिटेंट्स, एंड सिबेलिक का मतलब क्या बताया था, गैलेंट कह लो या ब्रेव कह लो, मीन्स गैलेंट कह लो, ठीक है। टाइगर्स आर टेरिटोरियल बाई नेचर एंड टेक प्लेजर इन बीइंग द मास्टर्स ऑफ देयर डोमेन, यानी वो आनंद लेते हैं अपने डोमेन के राजा बनने में। द पोएट एट्रीब्यूट सिमिलियर ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड एटीट्यूड टू मैन, यानी पोएट ने भी बिल्कुल वैसा ही एटीट्यूड किसका दिखाया है यहाँ पर, इंसान का दिखाया है, क्योंकि इंसान भी अपने आप में जो है क्या करना चाहता है, यानी कि वो महिलाओं के ऊपर राज करना चाहता है। who also love to be the master of the world and never give up their claim, और कभी भी अपने क्लेम को जो है गिव अप नहीं करता है। इसीलिए ये सिबेलिक और डेनिजेंस हैं, यही सारी चीज़ें हमारे अंडरस्टैंडिंग में हमें जो है क्या करवाते हैं, हमारी समझ को और डेवलप करते हैं, किसको लेकर के, टाइगर्स के एटीट्यूड को लेकर के।
नाउ लेट अस एनालाइज द पोएम। चलो एनालाइज करते हैं जिसकी पहले तो थीम देखते हैं, फिर टाइटल का मीनिंग देखते हैं, फिर जो और भी कुछ हिडन चीज़ें हैं ना उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ मेल शोविनिज्म एंड जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स। बताया था ना मैंने कि ये पोएम है ना रिवॉल्व्स अराउंड द मेल शोविनिज्म एंड जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स। मेल शोविनिज्म मैंने बताया ही था, हैविंग अनरीजनेबल एंड ओवर एंथुजियास्टिक फीलिंग अबाउट वंस सुपीरियरिटी इज नॉन एज मेल शोविनिज्म, इज नॉन एज शोविनिज्म। ठीक है, ये शोविनिज्म जैसे कि आपने लास्ट लेसन में भी पढ़ी होगी, उसमें क्या है, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के अनरीजनेबल फीलिंग्स आ जाती थी लोगों के अंदर। और यहाँ पर यानी जो मेल मेंबर है ना वो अपने आप को कैसा समझते हैं, फीमेल के कंपैरिजन में अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। कैसा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। तो इसीलिए पोएम के अंदर मेल शोविनिज्म की और जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की गई है, यानी कि जो भी मेल और फीमेल है दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, दोनों को इक्वल फ्रीडम नहीं थी 1950s के टाइम पर। आज तो थोड़ा चेंज हो गया सिनेरियो। ठीक है, तो आज की बात नहीं कर रहे हैं। द विक्टिमाइजेशन ऑफ द विमेन बाई देयर मेल काउंटर पार्ट्स, यानी महिलाओं को प्रताड़ित करना उनके हस्बैंड्स के द्वारा, हैज़ बीन स्ट्रांगली ब्रॉट आउट इन द पोएम, मेकिंग इट अ फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ द ईवल्स ऑफ पैट्रियार्की, यानी जो पैट्रियार्की की जो बुराइयां हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से जो है पोएट ने क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। एंड जेनिफर इज एन एब्सोल्यूट विक्टिम एंड सफर्स ऑपरेशंस एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड इवन ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, यानी कि अपने हस्बैंड की एब्सेंस में भी वो जो है प्रताड़ित होती रहती है। शी इज़ नेवर एबल टू लिबरेट हरसेल्फ फ्रॉम द डोमिनेशन इन द नेम ऑफ कस्टम्स एंड लॉ, यानी ट्रेडिशन, कस्टम्स और लॉ के नाम पर उसे हमेशा जो है घर के अंदर चार दीवारी के अंदर पैक करके रखा गया है, उसकी सारी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया है। शी इज़ नेवर अलाउड टू गो आउट ऑफ दैट ऑन द नेम ऑफ कस्टम्स एंड लॉ, यानी पहले क्या आज भी होता है, अगर रूरल एरिया में देख लिया जाए तो महिलाएं जो है कितना बड़ा घूंघट निकाल के रहती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ट्रेडिशन है जी कि महिलाएं जो है यानी खास करके बहू जो आती हैं वो जो बड़े मेंबर्स के सामने जो है पर्दा नहीं हटा सकती, यानी उनको पर्दा करके ही रहना पड़ेगा। ऐसी हमारी ट्रेडिशन है, ऐसी हमारी कस्टम है। तो ट्रेडिशन और कस्टम के नाम पर जो है महिलाओं की फ्रीडम को क्या कर दिया जाता था, कर्टेल कर दिया जाता था। लेकिन आज तो आप इंडिया में भी देख सकते हैं, खास करके अर्बन एरिया में, दैट विमेन आर नॉट वेलिंग देमसेल्व्स, वो जो है घूंघट करती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि घूंघट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज वो पढ़ लिख गई हैं, आज वो अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आज उनके हस्बैंड उन्हें प्रताड़ित नहीं करते। अगर उनके हस्बैंड कुछ प्रताड़ित करने की कोशिश भी करते हैं तो दे आर रेडी टू फाइट एंड दे आर रेडी टू आंसर देम इन देयर ओन लैंग्वेज। She creates for herself an alternative world of freedom but can live in it only in her imagination, यानी वो अपने लिए एक अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट कर लेती है, बताया था ना क्या करके, नेटिंग करके, बट कैन लिव इन इट ओनली इन हर इमेजिनेशन, लेकिन केवल इमेजिनेशन में ही रह पाती है, बाकी रियलिटी में तो उसकी हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। राइट, अब देखते हैं टाइटल पोएम का। टाइटल क्या कहता है, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल एज इट रेफर्स टू द टेपेस्ट्री मेड बाय द ऑन जेनिफर। किसको दर्शा रहा है, ऑन जेनिफर के द्वारा बनाई गई एक टेपेस्ट्री को दर्शा रहा है। टेपेस्ट्री एक पैनल के रूप में यूज किया गया है। इट कंटेन्स सम फेरोसस, प्राउड, फियरलेस एंड प्रेंसिंग टाइगर्स, यानी इसमें किसकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं आपके फेरोसस यानी डरावने से, प्राउड, फियरलेस टाइगर्स की जो क्या कर रहे हैं, प्रेंसिंग कर रहे हैं। द टाइटल ऑल्सो सजेस्ट द टाइगर लाइक टेरर कास्ट बाई आंट जेनिफर, कास्ट बाई आंट्स हस्बैंड ओवर हर, शी इज इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हिम, यानी उसे अपने पति से हमेशा क्या लगता है, डर लगता है। एंड फील्स ट्रैप्ड एंड सफोकेटेड इन मैरिज, यानी उसकी जो शादीशुदा लाइफ है ना वो ऐसा लगता है कि मानो वो जाल में फंस गई हो, क्योंकि जब जाल में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वहाँ पर उसकी सारी फ्रीडम क्या कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। ऐसे ही यहाँ पर ऑन जेनिफर की फ्रीडम भी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। शी फील्स दैट हर हस्बैंड इज हर मास्टर, उसे ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड जो उसका मालिक है। एंड शी इज लिविंग अ लाइफ लाइक एन एनस्लेव, वो एक गुलाम की तरह जीवन जी रही है। एंड शी इज अ टेम एनिमल हु मस्ट कैरी आउट इज कमांड, यानी वो अपने आप को एक पालतू जानवर नहीं होता, जिस पालतू जानवर को वही करना होता है जो उसका मास्टर कहता है, तो वही हालात कुछ ऑन जेनिफर की है, उसे वही काम करना होता है जो उसका हस्बैंड उससे कहता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई थीम और टाइटल दोनों।
एक बार और इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स इज अ पोएम दैट इज क्रिटिकल ऑफ अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, यानी मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड की क्रिटिसाइज करती है। ऑन जेनिफर हु रिप्रेजेंट द एंटायर फीमेल वर्ल्ड, जो पूरी की पूरी फीमेल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इज टेरराइज्ड एंड ऑप्रेस्ड बाई हर ओवर पावरिंग हस्बैंड, उसको क्या किया जाता है, डराया जाता है एंड ओवर पावर किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा। शी क्रिएट्स एन अल्टरनेट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम थ्रू द आर्ट टू एस्केप हर ऑर्डील, यानी वो वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम क्रिएट कर लेती है अपनी आर्ट के द्वारा, यानी टाइगर्स की पिक्चर बना करके पैनल के ऊपर। इट इज हार्ट रेंडिंग to note that she fails to liberate herself from his domination even in her private space, यानी अपने प्राइवेट स्पेस में भी वो जो है वो असफल रहती है अपने आप को क्या करने से, लिबरेट करने से, यानी कि उसे फ्रीडम मिल ही नहीं पाती। देखिए, जहाँ पर शादी जो है क्या है, मैरिज इज द सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन वेयर वन शुड हेल्प वन अनदर, ठीक है, यानी एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। और वहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो है ऑन जेनिफर को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, किसके द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, यानी ऑन जेनिफर इवन जो है एक ऐसा वर्ल्ड तराश रही है अपने लिए जिसमें कि वो फ्रीडम के साथ में जी सके, और वो जो उसका वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, सिर्फ कैसा है, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, वो रियलिटी का वर्ल्ड नहीं, रियलिटी का वर्ल्ड तो कुछ और ही है ऑन जेनिफर के लिए। ऑन्स ओन वर्ल्ड इज द पैनल ऑफ टाइगर जंपिंग जर्कली अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी वो स्क्रीन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, टाइगर्स जंप कर रहे हैं, यानी फ्रीडम के साथ में। मेड बाई हर शी शोज द टाइगर्स एज द फियरलेस इनहेबिटेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट pacing elegantly and majestically all over the panel. The tigers in this context are symbolic of the spirit of freedom which is enjoyed only by the man folk, यानी वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको एन्जॉय किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा, मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के द्वारा। Women like Aunt Jennifer are never able to taste this freedom as they are bound and restricted by men, यानी आंट जेनिफर के जैसी महिलाएं उन्हें कभी भी इस तरह की फ्रीडम का आनंद नहीं लिया, क्योंकि उनको क्या कर दिया गया है, लाइफ में बाउंड कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, किसके द्वारा, उनके खुद के हस्बैंड के द्वारा। द पोएम ब्रिंग्स आउट द इवल्स ऑफ पैट्रियार्की एज एविडेंट इन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट वीमेन आर सब्जेक्टेड टू, यानी इस पोएम के अंदर क्या दिखाया गया है, देखिए जो पैट्रियार्की की जो बुराइयां हैं ना, यानी पितृसत्तात्मक समाज की जो बुराइयां हैं, जहाँ पर जो है फ्रीडम पावर शिफ्ट हो जाती है पिता से बेटे में, यानी कि बेटी को नहीं मिल पाती, उसकी ईवल को और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिफ्लेक्ट किया गया है। दैट वीमेन आर सब्जेक्टेड टू, यानी जो किसको कर झेलना पड़ता है, महिलाओं को झेलना पड़ता है। अच्छा, फीलिंग्स ऑफ इम्प्लाइड स्लेवरी आर ब्रॉट आउट इन द सेकंड स्टैंजा, यानी जो इम्प्लाइड स्लेवरी है ना उसको भी डिस्क्राइब किया गया सेकंड स्टैंजा में। वेयर ऑन जेनिफर इज शोन एज सो हेवली बर्डन्ड एंड टेरिफाइड बाय द बैंड ऑफ मैट्रिमोनी दैट शी फाइंड्स इट हार्ड टू पुल इवन द आइवरी नीडल्स, यानी जहाँ पर ऑन जेनिफर को पाया जाता है कि वो जो आइवरी नीडल को भी चलाने में कैसी है, अनेबल है, वो उसे ही नहीं चला पा रही, क्योंकि वो डरी हुई अपने हस्बैंड की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पति उसे देख ले तो फिर उसके या तो डांट लग जाए, पिटाई हो जाए। अच्छा, दिस फियर ऑफ हर हस्बैंड इवन इन इट्स एब्सेंस शोज दैट शी ड्रेड्स हिम कम्प्लीटली एंड इज ओवर पावर्ड बाई हिम, यानी उसे ऐसा लगता है कि वो उससे पूरी तरह से डरती है और उसने उसके पति ने उसे क्या कर रखा है, ओवर पावर कर रखा है, दबा रखा है कुल मिला करके। The end of the poem reveals is the bitter truth that even death will fail to release Aunt Jennifer, यानी जो लास्ट स्टैंजा है ना वो ये दर्शाता है कि इवन डेथ विल नॉट रिलीज Aunt Jennifer, यानी कि मर जाने के बाद भी Aunt Jennifer जो फ्री नहीं होगी, किससे, फ्रॉम द चेन्स ऑफ सर्विलिटी, जो सर्विलिटी की चेन है ना उससे, विच हैव फाउंड हर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जो उसने अपने जीवन भर देखी थी। द टाइगर्स रिप्रेजेंटिंग द अथॉरिटी ऑफ द मेल विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी टाइगर से लास्ट स्टैंजा के अंदर जो टाइगर्स मेंशन किए गए हैं वो टाइगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड को, यानी मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ऐसे ही क्या करते रहेंगे, फियरलेसली ऐसे ही घूमते रहेंगे।
exhibiting their pride and arrogance, leaving the women alone to bear the brunt of social and gender conflicts. ठीक है. So this was the detailed summary and analysis of the poem. It's enough for the day. Thank you and bye bye. Please like, share and subscribe the channel.